हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और इस वक्त मैं आप लोगों को सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड है इंड AS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। हम द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस वीडियो के दौरान कवर करने वाले हैं। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस न केवल मेरे सब्जेक्ट के पर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हम साथ साथ में यहाँ पे लाने वाले हैं। न केवल ये, मेरा आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो अन अकेडमी का ऐप है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम ऐसे कई सारी चीजें लेके आएंगे और मैं आपको उसके कई सारे फायदे भी बताता हूं। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के अंदर जाके अन अकेडमी का ऐप सर्च करना है। जैसे ही आपने सर्च किया, आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको मिलेगा सीए फाइनल करके एक पर्टिकुलर आपके कोर्स से रिलेटेड कंटेंट, और वहां पे आपको मिलेगा एक प्लस साइन के अंदर। और सीए फाइनल्स के अंदर कई सारे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि हम लोग ये वाला वीडियो डाल रहे हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेमो वीडियोस ऑफ द फैकल्टीज कैसा पढ़ाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। अगर आप वहां पे प्लस साइन के बाद पे जाते हैं, और यहां हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेडली फॉर द फास्ट ट्रैक रिविजन एंड रेगुलर बैचेस। ओके, तो अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपको देखने मिलेगा एक टैब जहां पे आपको फी स्ट्रक्चर दिया रहेगा। आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने। अब मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ। आप इसका जब 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 1 महीने के लिए आप यहाँ सारे सब्जेक्ट्स जितने अवेलेबल है वो सारे सब्जेक्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस ऑफ फैकल्टीज जो अवेलेबल है उनके लिए, सारी की सारी जो भी फैकल्टीज अवेलेबल है उनके लिए, फॉर अनलिमिटेड पीरियड, फॉर अनलिमिटेड पीरियड। ओके, और अनलिमिटेड व्यूज, यानी इस टाइम तक के अनलिमिटेड व्यूज। और अगर आप फीस देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अगर मैं 1 महीने की बात करूं 4500 रुपीज, तो ये 4500 रुपीज में आप सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं 1 महीने के लिए। आई मीन 1 महीने में आप पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। पर अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट है और रेगुलर बैचेस करना चाहते हैं तो जनरली टाइम लगता है बैचेस कंप्लीट करने को, तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। और अगर आप 12 मंथ की फीस देखेंगे तो वो भी बहुत कम है। आई मीन इट इज लेस देन 25,000 रुपीज। आप जरा फीस देख के देखिए। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूं कि आप 12 महीने तक के हर फैकल्टी के वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल व्यूज, सारे ऑप्शंस अवेलेबल। और सारी फैकल्टीज, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर है, दे आर एमिनेंट फैकल्टीज, दे आर गुड इनफ फैकल्टीज टू केटर टू योर नीड। मतलब आपका कंटेंट आपको पूरे तरीके से समझा सकते हैं। पर अगर किसी एक फैकल्टी का बाई चांस एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, वो टॉपिक के लिए आप दूसरे फैकल्टी का वही वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो इट इज लाइक अ सब्सक्रिप्शन। एंड जो फीस है वो फीस आप जनरली 2 या 3 सब्जेक्ट्स के लिए देते हैं, उतनी कम फीस है। और उस फीस में, उतनी कम फीस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो फीस के अंदर में आप कंपेरेटिवली जो अर्न कर रहे हैं, मतलब मैं अर्न इन द सेंस उस फीस के अंदर में आप सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज देखें तो दूसरों से अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको 1 व्यू, 1.5 व्यू, 2 व्यूज इसी तरीके से मिलता है। यहाँ पे आपको व्यूज अनलिमिटेड मिलेंगे। सो दैट इज वेयर द एडवांटेजेस। अब ये तो हो गया अगर आप सुबह शाम क्लासेस कर रहे हैं। पर सपोज कीजिए आप सुबह शाम क्लास नहीं करते, आप बोलते हैं नहीं सर मैं तो एक ही टाइम क्लास करूंगा, एक टाइम ऑफिस, दूसरे टाइम में उस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा जिसकी मैंने क्लास किया है। बोले मैं तो पढ़ाई ऐसे ही कर सकता हूँ। तो ऐसे में आप 1 महीने में तो क्लास खत्म नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 2 साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर में 24 मंथ्स की फीस भी 36,000 है। इट इज स्टिल वेरी लेस कंपेरेटिवली। जितनी फीस आप हार्डली 3 या 4 सब्जेक्ट की देते हैं, उतनी फीस में आपको पूरा का पूरा 8 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। मोरोवर अगर आप सुमित सीए कोड यूज करते हैं तो इस फीस में भी आपको फर्दर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आप बहुत अच्छे एडवांटेज में रहेंगे। चलिए हम लोग हमारे चैप्टर को इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो दोस्तों मैं हूं आपके ICAI मॉड्यूल पे, पेज नंबर 12.46 पे, पेज नंबर 12.46, जहां कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है। वैसे तो मैं इस बुक को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर यहाँ आपके क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है, इसीलिए आपको पूरा का पूरा ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको ये समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। भाई ये है क्या, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है
ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर में देयर इज एन एंटिटी एंड देयर इज अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंटिटी कौन है? इशूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंटिटी होल्डर को दे रही है एक बॉन्ड, दे रही है एक डिबेंचर, हो सकता है दे रही हो प्रेफरेंस शेयर्स। इनके अंदर में इंटरेस्ट एलिमेंट होता है जो कुछ समय तक के पे किया जाएगा, और जब इस बॉन्ड, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर की मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी पे ये आपको कन्वर्जन इनटू इक्विटी ऑप्शनल कर देगा या कंपलसरी कर देगा। या तो होल्डर अपनी इच्छा अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले ले, या फिर होल्डर को कंपलसरी इक्विटी शेयर्स लेना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कैसा कैरेक्टर है इस इंस्ट्रूमेंट का उसके ऊपर। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक चौथा टाइप भी होता है, पर वो चौथा टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, रेगुलर क्लास में जरूर कवर करेंगे, यहाँ रिवीजन में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में नहीं कवर करेंगे। पर तीन टाइप बहुत ज्यादा जरूरी है जो एक स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए एक बात, मैं जो भी लिख रहा हूं लिखते चले जाइए। मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी बोला है, ये वीडियो में भी बोल रहा हूं कि आपका कंटेंट 1800 पेजेस का है, पर इंस्टीट्यूट हर कंसेप्ट नहीं पूछता, इंस्टीट्यूट कुछ ही कंसेप्ट्स पूछता है। तो मैं इन वीडियो सीरीज के दौरान वो 1800 पेजेस के कंसेप्ट को 300 पेजेस पे लेके आ जाऊंगा, और सिर्फ वो क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो ना केवल पास्ट बट फ्यूचर में डिप्लोमा इन आईएफआरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूं, जो आईसीएआई का एग्जाम पैटर्न का बेस है, यानी जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट हमेशा अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, के क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने एक अपना ये पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी डेवलप किया है, जिसके अंदर में मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ वो क्वेश्चंस कराता हूं जो जनरली स्टूडेंट एग्जाम में आईसीएआई पूछता है। सो विच मीन्स कि हम ना केवल पास होने की तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जामिशन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेडिकेटेड जस्ट टुवर्ड्स द कंसेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इग्नोरिंग अदर कंसेप्ट्स। तो मैं जो भी लिखाऊंगा हर चीज लिख के रखिएगा। फिलहाल हम लोग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट मैंने हर एग्जाम में देखा है, और अगर एक आध एग्जाम में स्किप हो गया तो इमीडिएट नेक्स्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन 100% आता ही है। सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लस इस चैप्टर का एक बहुत बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर 3-4 अटेम्प्ट में एक बार रिपीट हो जाता है, मैं वो भी इस वीडियो के दौरान आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, पहले तो इतना लिख लीजिएगा। मैं लिखने के लिए अलग से शायद टाइम ना दे पाऊं, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक में यहाँ पे सब चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम कम पड़ा, कोई बात नहीं, अपने पास पॉज करने का ऑप्शन है, पॉज करो, लिख लो। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, मैंने आप लोगों को बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंटरेस्ट दे रहा है या डिविडेंड दे रहा है, और कुछ समय के बाद में मैच्योरिटी पे वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शनली इनटू शेयर्स या कंपलसरी इनटू शेयर्स। तो ऐसे कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? पहला ऑप्शनली कन्वर्टेबल, दूसरा कंपलसरी कन्वर्टेबल। ये दोनों ही केस में मैं आपको बोल रहा हूं इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। ये हुआ हमारा केस 1, और एक और बनता है दोनों ही केसेस में, केस 2, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर कुछ बातें जो मैं बस आपको बता के छोड़ दूंगा, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में अगर कन्वर्ट होती है कोई भी लायबिलिटी, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होती है, ये लायबिलिटी पूरे तरीके से फाइनेंशियल लायबिलिटी ही कहलाती है। ये बात ध्यान में रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन देगा विथ फिक्स नंबर ऑफ शेयर कन्वर्जन, फिक्स नंबर ऑफ शेयर कन्वर्जन, वो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, और उसी के नीचे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दे देगा, what will your answer change if there were variable number of shares rather than fixed number of shares? Kindly answer without giving calculations, काइंडली आंसर विदाउट गिविंग कैलकुलेशंस, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, थियोरेटिकली। तो अगर मैं वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, तो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स का कन्वर्जन ऑप्शन हमेशा लायबिलिटी होता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में दिया है, नॉन डेरिवेटिव और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स आर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। दूसरी बात बता देता हूं, ऐसे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स के कन्वर्जन ऑप्शंस को हम लोग एफवीटीपीएल अकाउंट करते हैं। इतना बोल के मैं इस कहानी को यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं। हमारा फोकस ये नहीं है, हमारा फोकस ऊपर वाला पार्ट है। तो एक टाइप को मैंने पूरे तरीके से आप लोगों का कवर कर दिया, अब मुझे बाकी के 2 टाइप कवर करने हैं। ठीक है, तो अपने 2 मार्क यहाँ पे पक्के हो गए।
ऑप्शनली कन्वर्टेबल या कंपल्सरीली कन्वर्टेबल। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया मैं इशूअर हूं, मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं जिसमें मैं हर साल तुमको इंटरेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें हर साल डिविडेंड दूंगा। कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एग्जाम में ध्यान देना, हो सकता है नॉन क्यूमुलेटिव भी पूछ ले, ठीक है। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मैं तुम्हें हर साल इंटरेस्ट दूंगा, मैं हर साल तुम्हें डिविडेंड दूंगा, पर जैसे ही मैच्योरिटी आएगी, जैसे ही मैच्योरिटी आएगी भैया मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, या तो तुम मुझसे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ले लो मेरी एंटिटी के, मैंने आज ही डिफाइन कर दिया, या फिर तुम्हारी इच्छा कैश वापस ले लेना, कैश वापस ले लेना। एक एग्जांपल देता हूं, 8% के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं, कितने, 10 लाख रुपए के, कन्वर्टेबल इनटू लेट्स से 10,000 शेयर्स। कितने समय बाद, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इसको फिलहाल 3 साल रखते हैं। तो रफली देखो अगर मैं 10 लाख को 10,000 से डिवाइड करूं तो 100 रुपए आते हैं, यानी सपोज करो अगर एक डिबेंचर 100 रुपए का तो हर डिबेंचर एक शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ये समझ गए आप लोग कहानी? आगे बढ़ते हैं अपन। अपना मुद्दा ये है कि आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, आप कौन हो, होल्डर, आपको मैंने ऑप्शन दे दिया 3 साल बाद तुमको 10,000 शेयर चाहिए, 10,000 शेयर ले लो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए वापस ले लेना, ऑप्शन दे दिया, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपके पास ऑप्शन है। अब मुझे आप ये बताओ कि आप 10,000 शेयर कब एक्साइज करोगे, आप तो बस मुझे ये बताओ कि 10,000 शेयर आप एक्साइज करोगे कि नहीं करोगे। सर डिपेंड करता है, बताओ किस बात पे डिपेंड करता है? सर शेयर के प्राइस पे। अच्छा बताओ अगर शेयर का प्राइस मैं 150 रुपए कर दूं, कितना कर दूं, 150 रुपए, तो क्या आप कन्वर्ट करोगे? सर देखते हैं, 10,000 शेयर इंटू 150, सर 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए अगर मैं शेयर लेके मार्केट में बेचूं 15 लाख मिलेंगे, और अगर मैं डायरेक्ट कंपनी से कैश ले लूं तो 10 लाख मिल जाएगा। सर 15 लाख रुपए लेंगे सर, शेयर्स लेंगे सर, ऑप्शन को कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 50 रुपए है बाजार भाव, 50 रुपए, तो आप क्या करोगे? सर 50 रुपए देख लेते हैं, 50 रुपए इंटू 10,000, 50 रुपए इंटू 10,000 हो गया 5 लाख, 5 लाख सर, 10 लाख रुपए तो कैश ही मिल सकती है ना आपसे, 5 लाख के शेयर्स कौन लेगा, पागल थोड़ी है सर, नहीं सर नहीं लेंगे सर शेयर्स, 5 लाख रुपए ले लेंगे। समझ में आया क्या हुआ पूरा का पूरा? अपन ने 2 तरह की कहानी देखी, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। अब ऑप्शन किसके पास है? आपके पास। पहली बार ताजा नया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है अपन ने। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आज मुझे अकाउंट करना है, मैं कौन? इशूअर। इशूअर को अकाउंट करना, और इशूअर सोच रहा है कि देखो मैं तो ऑब्लिगेशन ले लिया, anything that is convertible into fixed number of shares is known as equity as per the definition of equity instruments। पर जहां मेरे ऊपर इंटरेस्ट देने की लायबिलिटी है ऑब्लिगेशन टू पे कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन टू पे कैश और कैश इक्विवेलेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी, और दूसरी तरफ में हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? इक्विटी। दिक्कत है यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अपन क्या करें ना, मतलब इसकी अकाउंटिंग अपन कैसे करें, अपने को ये समझना जरूरी है, बराबर है। अपने को इसकी अकाउंटिंग करना है तो आखिर अकाउंटिंग करना कैसे है, अपने को ये समझना जरूरी है। ये हो गया हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, इसमें कुछ एलिमेंट लायबिलिटी है, कुछ एलिमेंट इक्विटी है। ये स्टैंडर्ड बोलता है दोनों को अलग अलग कर दो और अलग अलग अकाउंट करो, दोनों को स्प्लिट कर दो और अलग अलग अकाउंट कर दो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो बोलता है इन दोनों को अलग अलग करके अकाउंट करना है। ये पूरा कंसेप्ट सिर्फ इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बात ध्यान रखो, दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डर। यही इंस्ट्रूमेंट होल्डर की बुक्स में एम्बेडेड डेरिवेटिव कहलाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, यही इंस्ट्रूमेंट होल्डर की बुक्स में एम्बेडेड डेरिवेटिव कहलाता है। हम उसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम इशूअर की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी का स्प्लिट। ये समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग हो तो हो कैसे, आप चाहते क्या हो कि कैसे अकाउंटिंग करना है इसकी? तो देखो, ये तो हो गया जो कन्वर्टेबल है, तो रिस्क है। जब रिस्क ज्यादा होती है तो रिवॉर्ड ज्यादा होता है, बराबर है। यहां रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ज्यादा है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। अगर इक्विटी का प्राइस बढ़ गया आप ज्यादा कमा लेंगे। कभी भी मार्केट में नॉन कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रेट इससे ज्यादा रहेगा। ये 8% है, उसका रेट 9% होगा, 10% होगा। कभी भी मार्केट में उसका रेट ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है? उसका रेट ज्यादा होगा नॉन कन्वर्टेबल का। क्वेश्चन आपको देगा कि नॉन कन्वर्टेबल का रेट क्या है। नॉन कन्वर्टेबल का रेट लेट्स से इस क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं 9%,
और आपकी सहूलियत के लिए, ताकि हमें ज्यादा ना पढ़ना पड़े, मैं यहीं पे एक और चीज ले लेता हूं कि यहां पे और पेएबल या रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये 100% ऐड करता है, प्रीमियम वर्ड हमेशा ऐड होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर दे रहा हूँ प्रीमियम 5%, ठीक है। नहीं तो मुझे अलग से एक और एग्जांपल लेना पड़ता, मैं वो एक और एग्जांपल को कर रहा हूँ अवॉइड यहाँ पे। समझे क्या मैंने यहाँ पे क्या किया आप लोगों के साथ पूरा का पूरा? मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया, अब मैं आपकी कहानी को दो टुकड़ों में स्प्लिट करूंगा, मैं इक्विटी कंपोनेंट बाद में निकालूंगा, पर पहले आप लाइबिलिटी को समझिए, और लाइबिलिटी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कौन से कंसेप्ट की बात करें हम यहाँ पे, कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड की। तो अगर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो, वही अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड बोलता है कि आप ये बताओ कि आपका कैश आउटफ्लो क्या है, आने वाले 3 सालों में आपका कैश आउटफ्लो क्या है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 साल। मेरा पहले साल में कैश आउटफ्लो है 8% 10 लाख का, 8% 10 लाख का 80,000। मेरा कैश आउटफ्लो दूसरे साल में भी 8% 80,000, और तीसरे साल में 80,000 तो है ही है कैश आउटफ्लो। अगर वो इक्विटी नहीं लेता है, ये अज्यूम कर लो, अगर वो इक्विटी नहीं लेता है, ये अज्यूम कर लो इस कहानी में, तो 10 लाख और उस पर 5% प्रीमियम, 10 लाख पे 5% प्रीमियम, 10,50,000। ये है मेरा कैश आउटफ्लो आने वाले 3 सालों के लिए, बराबर। हम क्या करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट मार्केट रेट, और मार्केट रेट होगा 9%। भूल जाओ कि आपने कन्वर्जन ऑप्शन दिया है, भूल जाओ, भूल जाओ। ऐसा कैश फ्लो अगर मार्केट में लेने गए, ये वाला सेम टू सेम फिक्स्ड कैश फ्लो अगर मार्केट में लेने गए, तो मार्केट में क्या रेट पे मिलता है? 9% के रेट से मिलता है। तो 9% के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी कहानी को कर देंगे डिस्काउंट। सिंपल सी कहानी है, बराबर। ये पूरे के पूरे कैश फ्लो को अपन कर देंगे डिस्काउंट एट मार्केट रेट। मार्केट रेट क्या है? नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का नहीं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर मैं 8% दे रहा हूं तो मार्केट रेट के बेसिस पे ही तो दे रहा हूँ। आप कन्वर्जन ऑप्शन के लिए कम पैसे दे रहे हैं, आप कन्वर्जन ऑप्शन के लिए कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, पर इस कैश फ्लो के लिए, मैंने जो कैश फ्लो डिफाइन किया ना, वो उसके लिए कोई भी 9% के नीचे नहीं मानता, बराबर समझ। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा ना अपन क्या करते हैं, इस रेट को 10% ले लेते हैं। 9% से बराबर नहीं बैठेगी कहानी, 10% ले लेते हैं, बस उतना सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। तो अपने को करना क्या है, अपने को मार्केट रेट 10% के हिसाब से क्या करना है, 10% के हिसाब से यहाँ पे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो 10% के हिसाब से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर्स लूं, तो ये हो गया 9091, हो गया 8264, हो गया 7513। अब क्या करेंगे, सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोग निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यूज। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एग्जाम में हमेशा अगर पीवी फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो पीवी फैक्टर्स जो दिए हुए हैं वही वाले यूज करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पीवी फैक्टर दिया है और फिर भी आप अपने कैलकुलेटेड पीवी फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। अगर ₹1 का भी डिफरेंस है, फ्रैक्शंस में भी डिफरेंस है, तो भी मार्क्स काटेगा वो, क्योंकि पीवी फैक्टर दिए हैं तो फिर आप उनको क्यों नहीं यूज कर रहे, ठीक है। मतलब आज पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से आज कोई भी आपको 987809 के ऊपर नहीं पे करेगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए। कोई भी विलिंग पार्टी जिसका इस ट्रांजैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, वो केपेबल है, नॉलेजेबल है मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए, वो आपको 987809 के ऊपर ₹1 भी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसके ऊपर आपको ₹1 भी नहीं देने वाले हैं। हाँ भाई, तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपने, होल्डर ने पैसे दिए 10 लाख, पर 987809 इसकी वैल्यू बनती है, तो 12191 कोई भी एक्स्ट्रा क्यों देगा? कोई भी 12191 एक्स्ट्रा क्यों देगा? अब इस कहानी को दूसरे पॉइंट से सोचो। आपने एक एंटिटी से ऑप्शन खरीदा, भूल जाओ ये पूरी कहानी, डिबेंचर्स भूल जाओ। आपने एक एंटिटी से ऑप्शन खरीदा कि भैया एंटिटी, मैं तुझसे तेरी एंटिटी के 10,000 शेयर्स,
मैं तुझसे तेरी एंटिटी के 10,000 शेयर्स आज से 3 साल बाद 10 लाख रुपए में खरीदने का ऑप्शन लेता हूं। क्या बोला मैंने? मैं तुझसे तेरी एंटिटी के 10,000 शेयर्स 10 लाख रुपए एक्साइज प्राइस पे, 10 लाख रुपए एक्साइज प्राइस पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ उस समय मार्केट प्राइस ज्यादा रहे या कम, ऑप्शन लेता हूं। मेरी इच्छा हुई तो मैं खरीदूंगा और इच्छा नहीं रही तो नहीं खरीदूंगा। समझ गए? तो ऐसे 10 लाख रुपए के शेयर, 10,000 शेयर्स में तुमसे खरीद सकता हूं 10 लाख के आज से 3 साल बाद। जब भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? कॉल ऑप्शन। बराबर? मैं डेरिवेटिव समझा नहीं रहा आप लोगों को, अज्यूमिंग कि आपको ये बात समझती है। थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा ना यार, फास्ट ट्रैक वीडियो है। अज्यूमिंग कि आपको ये समझता है। कॉल ऑप्शन, जब भी आप एक ऑप्शन खरीदते हैं, किसी से ऐसा ऑप्शन लेते हैं, तो आप क्या पे करते हैं? ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं। आप जब भी किसी से कोई ऑप्शन लेते हो तो आप ऑप्शन का प्रीमियम पे करते हो। आपको नहीं लगता यहां भी आपने ऑप्शन के लिए, वो इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए प्रीमियम पे किया है? ये जो 12191 एक्स्ट्रा आपने पे किया, तो किया क्यों? कन्वर्जन का ऑप्शन लेने के लिए। मतलब वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स उस एंटिटी से खरीदने का ऑप्शन ले रहे हैं आप 12191 में, जो एक्सरसाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बराबर है? नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, एनी अमाउंट पेड फॉर रिसीविंग और इशूइंग फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओन इक्विटी। ओन इक्विटी शेयर्स यानी एंटिटी के खुद के इक्विटी शेयर्स इशू करना है फिक्स नंबर, और उसके लिए आपको कोई भी पैसा मिला हो, ये इक्विटी होता है। वो डेरिवेटिव हो या वो नॉन डेरिवेटिव हो, दोनों डेफिनेशन में कवर्ड है। डेरिवेटिव या नॉन डेरिवेटिव, मतलब ये क्या हो गया? ये इक्विटी का प्रीमियम हो गया, इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्विटी होनी चाहिए। समझे? अब दोनों को मिक्स करो। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपने 10 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट 8% पे इशू किया, पर बाजार भाव 10% है। बाजार भाव 10% है, आप 8% दे रहे हो, लोग 2% क्यों फर्गो कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। अगर ये फिक्स्ड है इसलिए इक्विटी, अगर ये वेरिएबल होता तो इक्विटी नहीं होता, वेरिएबल होता तो लायबिलिटी हो जाता। समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड है इसीलिए इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? हम इसे इक्विटी कंसिडर करके इसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग करेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसके बेसिस पे इस डिफरेंस को हम हमेशा इक्विटी बोलते हैं। तो पहले क्या करना है? पहले लिखना है कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड ओवर द पीरियड। क्वेश्चन में जो पीरियड दिया उस पीरियड में आप कितना इंटरेस्ट देंगे। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो प्रिंसिपल भी लीजिए, अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो प्रिंसिपल भी लीजिए। इस पूरे को नॉन कन्वर्जन ऑप्शन से डिस्काउंट कीजिए। इस पूरे को क्या करोगे आप? नॉन कन्वर्जन ऑप्शन से डिस्काउंट करोगे। डिस्काउंटेड वैल्यू जो आपने निकाली, वो डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो हो गई आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसके ओवर एंड अबव जो भी पे किया, इसके ओवर एंड अबव जो भी पे किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसके ओवर एंड अबव आप जो भी पे कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी कंपोनेंट। क्लियर है यहां तक के? उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी कंपोनेंट। जर्नल एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 987809 टू इक्विटी कंपोनेंट 12191। 12191। समझ गए? आने वाले 3 सालों में इक्विटी चेंज नहीं होगा, इक्विटी उतना का उतना ही रहेगा, और लायबिलिटी की अकाउंटिंग आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से करोगे। ठीक है? इंटरेस्ट 10% पे लेना है। इसमें जो आप अमाउंट पे करेंगे, यानी जो आपने कैश फ्लो लिखा है, ये वाला कैश फ्लो, इसको आप हमेशा रीपेमेंट शेड्यूल में लिखेंगे, हमेशा रीपेमेंट शेड्यूल में, और फिर आ जाएगा क्लोजिंग। एग्जाम में 2 तरह के सवाल आएंगे, या तो जर्नल एंट्री दो पहले साल की, जर्नल एंट्री दो पहले साल की, या फिर ये टेबल बनाओ। दो में से कोई एक चीज आएगी। पहले साल की जर्नल एंट्री में एक तो ये एंट्री आई, दूसरी आएगी ईयर एंड इंटरेस्ट की एंट्री। वो इस टेबल में कवर हो जा रहा है, इसलिए मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। आने वाले 3 साल तो हमारे बुक्स के अंदर दिख रहा है 987809। मैं इस पे इंटरेस्ट 10% से अकाउंट करूंगा। आप दे रहे हैं 8%, मैं इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करूंगा 10% से। बिफोर मूविंग अहेड मैं हमेशा यहाँ पे रीपेमेंट लिख दूंगा, और ये रीपेमेंट में मैं वो 80,000 और 10,50,000 दोनों का टोटल लिख दूंगा, जो कि मेरा आ रहा है 11,30,000। कितना आ रहा है? 11,30,000। क्लियर है? पहले तो ये लिख लो, जिसको डिस्काउंट किया उसे रीपेमेंट में लिख दो हमेशा। इंटरेस्ट 10%, 98,781 बराबर। याद रखिए इस टेबल में इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा क्योंकि इंटरेस्ट लायबिलिटी को बढ़ाता है, और रीपेमेंट हमेशा माइनस होगा क्योंकि वो लायबिलिटी को घटाता है। बराबर? तो दिस इज 987809 प्लस 98,781 माइनस 80,000 मेकिंग इट 100,6590। 100,6590। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 100,6590। ठीक है?
तो ऐड करेंगे 1,00,659 माइनस कर देंगे 80,000 मेकिंग इट 1,027249 1,027249। मुझे इसे ज़ीरो करना है, मैं 11,30,000 से इसे माइनस कर दे रहा हूँ मेकिंग इट 1,02,751। अगर आप देखेंगे तो ये 1,02,724 हो रहा है, 725 हो रहा है। मैंने थोड़ा सा 26 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ा है क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, वो डेसिमल स्पेस के कारण जो डिफरेंस आता है वो है। फर्स्ट ईयर एंड में अगर आप ये देखेंगे तो एंट्री क्या हुई आपकी, एंट्री हुई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 98781, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 98781 टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू कैश 80,000, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू कैश 80,000। क्लियर है? टोटल इतना एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको पहले तो बोलेगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देगा जो हमने पूरा सॉल्व किया, फिर वो एंड में आपको पूछेगा जर्नल एंट्री बताओ जो फर्स्ट ईयर की आ सकती है, फिर वो आपको एंड में एक और एक चीज पूछ सकता है, वो आपको पूछ सकता है कि भाई अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स होते तो क्या होता, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स होते तो क्या होता, तो फिर इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई करते थे। हाँ एक और चीज है, एक और चीज वो आपको पूछ सकता है कि एंड में अगर इशूअर ने कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट किया तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट किया तो क्या होगा। तो अगर उसने कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट किया तो आपके बुक्स में तो 10,50,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा होगा। देख लो यहां पे रिपेमेंट अगर आप 80,000 लिख दोगे, 80,000 कैलकुलेट करके देखो, अगर आप यहां पे रिपेमेंट 80,000 लिखते हो तो 10,50,000 आउटस्टैंडिंग दिखेंगे। आपने उसके बदले में इक्विटी दे दिया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू इक्विटी 10,50,000। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी दी हुई है तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम स्प्लिट में लिख देना। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ पहला ऑप्शनली कन्वर्टेबल कंप्लीट किया। यहीं पे देखो, यहां तक पहले लिख लेना और इसी में मैं जो चेंजेस करा रहा हूं वो करते रहना, ठीक है। यहीं पे अगर ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल होता तो क्या होता ये समझो, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल नहीं है। अब आपकी कहानी दो टुकड़ों में बढ़ गई, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल यानी फ्यूचर है ऐसा बोल सकता हूं, ऑप्शन नहीं है फ्यूचर है। एक है कैश फ्लो डिफाइंड है, एक है कैश फ्लो डिफाइंड है, आने वाले 3 साल में आप कितना कैश फ्लो करोगे, 80,000 80,000 80,000, 10,50,000 नहीं हुआ, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, 10,50,000 तो आप दोगे ही नहीं, आप 10,50 के बदले 10,000 के शेयर्स दे रहे हो, 10,50 के बदले क्या दे रहे हो, 10,000 शेयर्स दे रहे हो सकता है एग्जामिनर आपको बोल दे 50% के शेयर्स होंगे और 50% के कैश, तो 5,25,000 ले लेना, ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं लेना है, ठीक है ना, मैंने इंक चेंज किया है, मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूं, मैं पूरा रेड पेन में कंपल्सरीली कन्वर्टेबल को सॉल्व करूंगा, यानी कि जब कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, ऑप्शनली नहीं कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, तो ये 10,50,000 नहीं लेना है। नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर एलिमेंट हो जाएगा, फ्यूचर एलिमेंट। तो इसके कारण क्या होगा, ये वाला जो आपका अमाउंट है ये अलग आएगा, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7513, ये हो जाएगा 60,104, ठीक है, 60,104। अब अगर मैं तीनों को ऐड करूं, तीनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 198,944। पहले यहां तक का कैलकुलेशन देख लेना, पहले यहां तक का कैलकुलेशन देख लेना एक बार करके, पता है क्या, वीडियो को पॉज कर देने का, यहां तक के सॉल्व करके देख लेने का अपने को आ रहा है क्या। एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कैलकुलेशन एरर ही करता है, मार्क्स कटते हैं तो कैलकुलेशन एरर के कटते हैं, वो नहीं होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं। तो अब इस केस में होल्डर ने आपको 801056 एक्स्ट्रा पे किया है, 801056 एक्स्ट्रा पे किया है आज के आज, तो यानी ये तो फ्यूचर एलिमेंट भी नहीं हुआ। डेरिवेटिव की तो कहानी ये होती है कि आज आप कुछ भी पैसे नहीं दोगे, तो मैंने आज दिए 801056 विद एन ऑब्लिगेशन टू द एंटिटी कि आपको 3 साल बाद मुझे 10,000 शेयर इशू करना ही पड़ेगा, आपको मुझे 10,000 शेयर इशू करना ही पड़ेगा। तो भैया ये पैसा मैंने किसके लिए दिया है, फॉर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एंड एनी अमाउंट पेड फॉर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एनी अमाउंट पेड फॉर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, भले आज इशू हो या 3 साल बाद, इज इक्विटी एज पर द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। मतलब ये पूरा अमाउंट 801056 इक्विटी में जाएगा।
दूसरी गलती जो स्टूडेंट बहुत कॉमनली करता है, यहाँ 10,50,000 लिख देता है। भैया 10,50,000 3 साल बाद होंगे, आज आपको 10 लाख ही मिले हैं तो कैश में 10 लाख ही जाएगा, तो ये कभी नहीं चेंज करना। फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा 198,944 और 801056 आ जाएगा आपके इक्विटी एलिमेंट में। ठीक है, ये वाला टेबल स्टार्ट करते समय आप यहां पे ले लोगे 198,944 और यहां तो कैश फ्लो 80,000 80,000 और आखिरी वाला कैश फ्लो भी 80,000 ही होगा, ये जीरो हो जाएगा। अब आप बना लीजिएगा टेबल, ये वाला टेबल मैं नहीं बना रहा हूं, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। 80,000 के बेसिस पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। समझ में आया? अब होगा क्या, जर्नल एंट्रीज किस तरह से हुई। इनिशियल जर्नल एंट्री हुई आपकी कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी, ये मैंने आपको लिखा दिया था, बराबर है। तो यहां पे आपके इक्विटी एलिमेंट के अंदर में आया था 801056। 3 साल बाद जब आप इक्विटी शेयर्स देंगे तो आप एंट्री पास करते हो, दिस इज नोन एज इक्विटी कंपोनेंट 801056। ये आपका शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा एज पर द फेस वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो सिंपली इक्विटी में डालना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जब तक ये शेयर, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक के वो 801056 एक सेपरेट कॉलम दिखता रहता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में सेपरेट कॉलम दिखता रहता है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ये मैं बता रहा हूं। इसीलिए ये एक एंट्री थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा आती है अगर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, एक ऑप्शनली कन्वर्टेबल, एक कंपल्सरीली कन्वर्टेबल। ठीक है, तो आई होप यहां तक के तो एकदम क्लियर होगा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब मैंने आपको कहा था मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड में कराऊंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आरटीपी मई 2018 जो आपका सबसे पहला न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ था उसका आरटीपी ओपन कर लेना। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इस क्वेश्चन को इतने एग्जाम्स में रिपीट होते हुए देखा है, इतने ज्यादा कि ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट अच्छे से याद कर ले तो आपके 8 मार्क तो पूरे पक्के हो जाएंगे। एंड इट इज अ प्योर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पर इसमें दो चीजें हुई है, एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बायबैक हुआ। तो दैट इज समथिंग न्यू, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 2004 शेल्टर लिमिटेड इशूड 5,000 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फेस वैल्यू 100 ईच, यानी 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स है। आइए मैं लिख देता हूं 8% 5 लाख रुपीस के आपके डिबेंचर्स है। और अगर मैं मेच्योरिटी की बात करूं यहां पे, तो मेच्योरिटी है 2009, तो 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 5 ईयर्स की मेच्योरिटी है, बराबर है। 5 ईयर्स की आपकी आ जाती है यहाँ पे मेच्योरिटी। डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। 105 अगर प्राइस फिक्स्ड है कि क्या प्राइस पे शेयर कन्वर्ट होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स्ड है, क्योंकि आपने तो 5 लाख दिए, हर शेयर 105 रुपए का आप कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स होगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन कैश। एट द डेट ऑफ इशू शेल्टर लिमिटेड कुड हैव इशूड non-convertible debentures with 5-year maturity at 12%। कहानी के सेकेंड पार्ट पे मैं बाद में जाऊंगा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे आपको क्या करना है, आपको आने वाले 5 साल हर साल 8% का जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिखा है, 5 लाख पे 8% 40,000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है, 40,000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है। और जैसा कि क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, इट इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल। ठीक है, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है या ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। वैसे तो एग्जाम में क्लियरली लिखा हुआ आता है कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल है या कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट ऑप्शनली कन्वर्जन, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट ऑप्शनल कन्वर्जन।
सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम में इसकी क्लैरिटी रहेगी, इंस्टीट्यूट को ये बात समझती है, ये पहला वाला आरटीपी था इसीलिए शायद स्किप हो गया होगा, बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल कन्वर्जन। अब इस क्वेश्चन में रेट्स दिए हैं इसलिए मैं यही वाले रेट्स लूंगा। हमें कौन से वाले रेट लेना है, 12%, बराबर 12% का ही रेट था ना। तो अब मैं क्या करूंगा, क्या एग्जाम में ऐसा टेबल बनाना जरूरी है? अच्छा मैं यहाँ पे पहले 5 लाख भी लिख देता हूँ, नहीं, आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हमेशा प्रेफरेबल होता है अगर 5 साल का क्वेश्चन है तो। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ले लेंगे, एन्यूटी 5 साल रिकरिंग सेम अमाउंट रिटर्न, 12% फॉर 5 years प्लस 5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर, क्योंकि वो सिर्फ एक बार होगा, 5 लाख रुपए 5th ईयर में ही रहेगा इसलिए पीवी फैक्टर 40,000 हर साल होगा इसलिए एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर लेते समय हमको क्या करना है, हमको इन सारे के सारे फैक्टर्स को कर देना है ऐड। तो क्योंकि मैंने पहले इंडिविजुअल वाइज टेबल आपको पहले समझा दिया, अब मैं आपको ये वाला मेथड समझा देता हूँ। तो हम इनको करेंगे ऐड, 0.893 प्लस 797 प्लस 712 प्लस 636 प्लस 567, सबको मिलाऊं तो 3.605, 40,000 into 3.605 प्लस 5 lakhs into लास्ट वाला पीवी फैक्टर 567। कैलकुलेटर के फैक्टर्स हम नहीं लेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 40,000 into 3.605 और 5 lakhs into 0.567, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 4,27,700, ठीक है, 4,27,700। हाँ भाई, तो पहले तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन पूरा का पूरा जम जाना चाहिए। ये अगर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हमारा इक्विटी कंपोनेंट क्या है, इक्विटी कंपोनेंट इज 5 लाख माइनस 4,27,700। इससे अगर मैं 5 लाख रुपए माइनस कर दूं तो ये हो गया 72,300। इक्विटी कंपोनेंट हमारा कितना हो गया, 72,300। ठीक है, क्लियर है यहां तक क्या? हाँ भाई, तो ये आप पूरा का पूरा पहले तो इतना सॉल्व कर लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट तो आप लोगों से यही रहेगी। कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी, और कहानी अब पहुंचती है सेकेंड हाफ पे, विच इज न्यू। 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007 कितने साल हो चुके हैं? 1 अप्रैल 2007 यानी 4 5 5 6 6 7, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। ये 3 सालों में पहले तो क्या हुआ होगा मैं आपको ये बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये भी तो जरूरी है कि मेरे बुक्स में आखिर ये इक्विटी, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी इन 3 सालों में दिख कितना रहा था। आइए पहले मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करता हूं। फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने शुरू किया 427,700 से, ओपनिंग 427,700 से, तो 31 मार्च 2005, 2006, 2007, थर्ड ईयर के एंड में ये कितने पे दिख रहा है हमको ये देखना है। इंटरेस्ट हमको लेना है 12% से, राइट। रीपेमेंट डिफाइंड है 40,000 3 सालों में। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हम यहां पे लगा रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। तो क्या होगा, 427,700 पे मैं 12% का इंटरेस्ट ले लेता हूं, 51324। मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है रीपेमेंट माइनस। तो 427,700 ऐड किया, 40,000 को किया माइनस, तो ये हो गया 439,024, 439,024। यहाँ इस पॉइंट पे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ भैया पॉज कर लो, खुद ही कैलकुलेट कर लो पूरे के पूरे तीनों ही साल। एक बार तीनों साल हो गए ना, उसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू करो। क्या समझ में आया था कैलकुलेशन जम रहा है कि नहीं जम रहा है? और पूरी उम्मीद के साथ बैठा हूं मैं कि आप अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। तो 439,024, इसके ऊपर अगर मैं 12% इंटरेस्ट की बात करूं तो वो हो गया 52683, 52683, 52683 439,024 में ऐड किया और 40,000 किया माइनस, ये हो गया 451,707, 451,707 पे अगेन मैंने 12% का इंटरेस्ट लिया, 54,205। सर डेसिमल लेना है या नहीं? मैं तो नहीं ले रहा हूं, आपको फिर भी मैं रिक्वेस्ट सजेस्ट करूंगा कि 2 डेसिमल तक के जरूर लीजिए। इस क्वेश्चन में जब इंस्टीट्यूट ने ही मतलब पीवी फैक्टर्स को राउंड ऑफ किया है तो मैं उस अजम्पशन पे चल रहा हूं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने भी राउंड ऑफ ही किया है इसीलिए, पर ठीक है, उसके कारण मार्क्स नहीं कटते, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऐसा नहीं होगा। आप ये मत समझ के चलिए कि उसके कारण आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। 465,912, ठीक है, 465,912। हाँ भाई,
हमारी बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी उस दिन दिख रही थी 465912 की। हमारी बुक्स में उस दिन इक्विटी दिख रहा था, हमारी बुक्स में उस दिन इक्विटी दिख रहा था 72,300 का। समझ गए? 72,300 का। पहली तो ये दो बातें, इक्विटी कुछ चेंज नहीं होता, इक्विटी का कोई सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं होता। फाइनेंशियल लाइबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे इतनी इतनी दिख रही थी। ठीक है, अज्यूमिंग यहां तक आपने कैलकुलेशन कर लिया है, कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2007 convertible debenture has a fair value 5,25,000 rupees। बाजार में आज यही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर खरीदने जाए ना, यही कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाए तो 5,25,000 रुपए का मिलेगा, ऐसा ये बोल रहा है। यानी आज मार्केट में जाओ, किसी को बोलो भैया ये तेरे पास, जैसे मेरे पास अगर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कोई आएगा सुमित सारडा बेचोगे, मैं बोलूंगा हाँ, बोलेगा कितने में बेचोगे? 5,25,000। बाजार में कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट को आज 5,25,000 में खरीदने को तैयार है। ये क्या है? कॉस्ट कैरिंग अमाउंट। और अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू है 5,25,000 रुपए। क्लियर है यहां तक है? हाँ भाई, आगे ये बोलता है शेल्टर लिमिटेड मेक्स अ टेंडर ऑफर टू द डिबेंचर होल्डर्स। ऑफर किया डिबेंचर होल्डर्स को टू रीपर्चेज द डिबेंचर। बोला भैया ये डिबेंचर वापस बेच दो मुझे 5,25,000 में विद द होल्डर्स एक्सेप्टेड। कई सारे होल्डर्स थे, इन्होंने होल्डर्स को बोला 5,25 में हमें ये इंस्ट्रूमेंट वापस बेच दो। होल्डर्स ने बोला बढ़िया है यार, 5,25 दे रहे हैं, बाजार भाव भी वही है, बेच देते हैं। सारे के सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। शुड शेल्टर लिमिटेड हैव इशूड द कन्वर्शन ऑप्शन विद 2 ईयर टर्म। 2 ईयर टर्म किस दिन? ये रीपर्चेज डेट पे बता रहा है। रीपर्चेज डेट पे 3 साल हो गए, 2 साल बचे। 3 साल हो गए, 2 साल बचे ना, बराबर। तो आज अगर आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया होता ना, तो 9% के रेट पे इशू हुआ होता। बाजार भाव चेंज हो गया है, मार्केट रेट हैज चेंज्ड इज व्हाट इट मींस टू से। शो द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ शेल्टर लिमिटेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, वो तो मैंने बता दिया, पहले ही हो गया हमारा। एट द टाइम ऑफ रीपर्चेस, और ये कंसेप्ट बहुत ट्रिकी है, अच्छे से समझ लो। अब यहां पे क्या होगा, देखो, अगर आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बायबैक करते हो, अगर आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बायबैक करते हो, इशूअर फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बायबैक करता है, अगर लाइबिलिटी से ज्यादा पे करता है तो डिफरेंस पीएनएल में जाता है, बराबर। अगर लाइबिलिटी से कम पे करता है तो गेन भी पीएनएल में जाता है। लॉस पीएनएल में, गेन पीएनएल में। समझ गए? अगर बायबैक किया तो सोचो, अगर इक्विटी को बायबैक किया तो क्या करेगा? इक्विटी को बायबैक किया तो क्या होता है, मुझे ये समझाओ। इक्विटी के बायबैक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो इक्विटी का बायबैक होता है ना, इक्विटी का बायबैक, वो उसमें अगर आपने इक्विटी को ज्यादा पैसे दिए तो डिफरेंस इक्विटी में ही जाता है, कम पैसे दिए तो गेन भी इक्विटी में ही जाता है। बायबैक ऑफ इक्विटी का डिफरेंस हमेशा रिजर्व से एडजस्ट होता है, शेयर प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर, ध्यान में है। अब यहां पे आप ऐसी ही एक घनघोर समस्या में फंस चुके हो, आप एक असमंजस में फंस चुके हो बॉस, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट में तो लायबिलिटी भी है, आपके इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी भी है। कंपनी ने 5,25,000 दे दिए, बताओ इक्विटी के लिए दिए या लायबिलिटी? क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट, वो कैरिंग अमाउंट है 465,912 और 72,300, तो ये है 5,38,212। कितना है? 5,38,312, पर आप दे रहे हो 5,25,000। तो जो नुकसान हुआ है, क्या वो पीएनएल, फायदा, फायदा जो हुआ है, क्या वो पीएनएल में जाना चाहिए या वो इक्विटी में जाना चाहिए? बहुत बड़ी घनघोर समस्या है ये। तो इस समस्या का इलाज अब हम समझने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ लेना। आप जब भी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी को बायबैक करोगे तो आप क्या रेट पे बायबैक करोगे? आप फेयर वैल्यू पे बायबैक करोगे या किसी और वैल्यू पे बायबैक करोगे? सीधी बात है, आप फेयर वैल्यू पे बायबैक करोगे। फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? हम जब इतनी देर से ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस में जब आपने पहली बार 31 मार्च 2005, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004 जब ये इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था, आपने ये जो वैल्यू निकाली थी, ये जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 4,27,700, ये जो वैल्यू दिख रही है 427,700, ये क्या था? ये आपने क्या निकाला था? ये आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ही तो निकाली थी। यही तो कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा। स्टार्टिंग में इसी कंसेप्ट के बारे में तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप कोई भी नॉलेजेबल विलिंग पर्सन ऐसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में खरीदने जाता है इस कैश आउटफ्लो के लिए, इस कैश आउटफ्लो के लिए, ये जो कैश फ्लो है ना, इस कैश फ्लो के लिए कोई भी विलिंग पर्सन कितना मैक्सिमम पैसा देगा? 427,700। ये क्या था? ये उस दिन का फेयर वैल्यू था। मतलब फेयर वैल्यू कैसे निकलती है? फेयर वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है बॉस, ये समझ लो। फेयर वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज से निकलता है। फेयर वैल्यू कैसे निकलता है? फेयर वैल्यू
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से निकलता है। डिस्काउंटिंग क्या रेट से होती है? जिस दिन आप फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं उस दिन के मार्केट रेट से। डिस्काउंटिंग क्या रेट से निकलती है? जिस दिन आप फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं उस दिन का बाजार भाव। अब हम फेयर वैल्यू कौन सी तारीख को निकाल रहे हैं? ये तो कैरिंग अमाउंट है 465912, ये तो कैरिंग अमाउंट है। फेयर वैल्यू हम किस दिन निकाल रहे हैं? हम फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं 1 अप्रैल 2007, जिस दिन हमने बायबैक किया। सर फेयर वैल्यू तो दी हुई है। अरे भैया ये तो फेयर वैल्यू दोनों की है, मुझे तो एक की चाहिए, मुझे तो एक की चाहिए। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बता दो। तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी रिमेनिंग कैश फ्लो। रिमेनिंग कैश फ्लो अब कितने साल बचे हैं? 2008 2009। रिमेनिंग कैश फ्लो है 40,000, 40,000 प्लस 5 लाख। इसको आज के बाजार भाव, आज का बाजार भाव कितना है? 9% से डिस्काउंट कर देते हैं, तो जो निकलेगा वो क्या होगा? फेयर वैल्यू। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। आप क्या निकालते हो? फेयर वैल्यू। तो 9% का रेट का भी उन्होंने पी फैक्टर दिया है, मैं वही फैक्टर्स यूज करूंगा। अब आप ईयर 4 ईयर 5 मत ले लेना। अरे हम 2007 के दिन खड़े हैं और आने वाले 2 सालों की बात कर रहे हैं। मतलब हम आने वाले 2 साल के पीवी फैक्टर्स लेंगे। आने वाले 2 साल के पीवी फैक्टर्स 0.917 और 0.842, ये ध्यान में रखिएगा। 0.917 और 0.842। हम 1 अप्रैल 2007 तक पहुंच चुके हैं। आज से 1 साल बाद हमें 40,000 मिलेंगे, आज से 2 साल बाद हमें 5,40,000 रुपए मिलेंगे। समझ गए? इसीलिए 1 ईयर और 2 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर ले रहे हैं। तो 40,000 इंटू 0.917 36,680 और 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.842 4,54,680। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 4,91,360, 4,91,360। हाँ बेटा ये फेयर वैल्यू निकला 4,91,360। यानी आज आप जो 5,25,000 दे रहे हैं ना, उसमें से 491,360 तो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को बायबैक करने के लिए दे रहे हैं। 491,360 तो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को बायबैक करने के लिए दे रहे हैं, और जो बाकी का डिफरेंस है ना वो इक्विटी के लिए दे रहे होंगे। इक्विटी निकालने का कोई फेयर वैल्यू तरीका नहीं है, इक्विटी हमेशा डिफरेंस ही होता है, बैलेंस होता है। तो इससे अगर मैं 525 माइनस करूं तो 33,640 जो आप दे रहे हैं, 33,640 ये आप इक्विटी को बायबैक कर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी ज्यादा पैसे देके बायबैक हुई है और इक्विटी कम पैसे देके बायबैक हुई है। समझ गए? चलिए, तो यहां तक की उम्मीद करता हूं कि आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। हम जर्नल एंट्री पार्ट पे जाते हैं, विच इज द ओनली कंसेप्ट दैट इज लेफ्ट। बाकी हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो चुका है, बस एक जर्नल एंट्री वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आपने 5,25,000 रुपए दिए, तो मैं क्या करूंगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करूंगा और इक्विटी को डेबिट करूंगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी को मैं डेबिट करूंगा 491,360 से, इक्विटी को मैं डेबिट करूंगा 33,640 से, टू कैश जो हमने दिया है 5,25,000। ठीक है? अब देखिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक्स में दिख रही है 465912, पर हमने दिया है 491,360, तो उस अकाउंट में डिफरेंस आ गया, उस अकाउंट में बैलेंस आ गया। 491,360 और 465912, उस अकाउंट में 25,448 का बैलेंस आ गया, डिफरेंस। इसे पीएनएल में डालना है। यही तो मैंने बताया, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए अगर ज्यादा पैसे दिए तो डिफरेंस हमेशा पीएनएल में जाता है। समझ गए? और इक्विटी के लिए आपने कम दिया। इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में 72,300 दिख रहा है, 72,300 पर आपने दिया 33,640, तो यहां पे भी डिफरेंस आ गया 72,300 और 33,640, 38,660 का गेन। कब गेन है कब लॉस है अच्छे से देख लेना। 38,660 का गेन। तो हम इस गेन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सिंपल है, हम उसे रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व्स इक्विटी टू रिजर्व्स 38,660, 38,660। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज द आंसर दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। 38,660 और 25,448 का नेट डिफरेंस आ रहा है 14,102, जो आपका बेनिफिट है। रुकिए, 25,448 माइनस 38,660, 13,212,
13 to 12 इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन 538 और 525 का जो आपका डिफरेंस चल रहा है। क्लियर है कंसेप्ट पूरा का पूरा? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को करते हैं एंड। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।